नमस्कार आप सभी को, मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री एक ऐसा चैनल जहां पे हम क्लास 10 की पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्लास 10 की पूरी साइंस यहाँ पे पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्लास 12 की पूरी केमिस्ट्री भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लास्ट ईयर भी हम इस चैनल पे पूरी क्लास 10 की केमिस्ट्री लेके आए थे, सब कुछ A to Z, सैंपल पेपर कैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं, कैसे 4 मार्क्स के लिखने, कैसे 3 मार्क्स के लिखने, सब कुछ यहाँ पे बताया गया था। असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करने, कैसे एमसीक्यू आएंगे, सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे। अभी भी इस साल भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और आज जो वीडियो है हमारे पास वो है चैप्टर हेरिडिटी से। ठीक है, हमारे पास जो सीरीज है उसका नाम है वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी। हम यहाँ पे आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे। आपको सब कुछ पढ़ना है, किसी कोचिंग में पढ़िए, जहां से रिफ्रेशर लगा रहे वहां से लगाइए, सब कुछ पढ़िए, किसी पीपीटी से पढ़िए, कोई भी टीचर से पढ़िए, बट सबसे पहले हम तैयार करेंगे हमारी एनसीईआरटी, उसके बाद हम उस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे फर्दर चीजों से, फर्दर टीचर से, किसी से भी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्लास 10 की पूरी साइंस और क्लास 12 की पूरी केमिस्ट्री यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे इस चैनल पे। ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, टेलीग्राम, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री जो यूट्यूब चैनल है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरी क्लास 10 की साइंस और 12 की केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, एंड में जाके आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मज़ेदार एकदम अच्छे तरीके से करके बताए हैं, और आपको यहाँ पे क्लास 12 का भी मटेरियल मिल जाएगा, सो आप अपने सीनियर को भी भेज सकते हैं। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री नाम का हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी जाइए, फॉलो कीजिए, बहुत सारे मतलब नॉलेज की चीज़ें वहाँ से गैदर कीजिए। चलिए, आज जो हमारे पास चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। ठीक है, चलिए, ये बायोलॉजी में चौथे नंबर का चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी, ये हम कर चुके हैं। आज हेरिडिटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत मजा आने वाला है, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, कंटिन्यू लगे रहिए, हम तो लगे ही हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। देखिए, हेरिडिटी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जिन्हें नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए पहले रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़िए। स्कूलों में वैसे पढ़ा दिया होगा, हर जगह आप पढ़ लिए होंगे, तभी आप आए होंगे, इफ नॉट तो जाइए देखिए फिर आइए। चलिए, चैप्टर का नाम दिया है हेरिडिटी। हेरिडिटी बेसिकली है क्या, देखिए, जब भी रिप्रोडक्शन होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, एक नया इंडिविजुअल का पैदा होना किसी भी स्पीशीज में फ्रॉम देयर पेरेंट, उसी स्पीशीज के पेरेंट से, मतलब एक पेरेंट रहेंगे वो ऐसे करके रिप्रोडक्शन के थ्रू ऐसे एक इंडिविजुअल दे जाएंगे, वो ऑफस्प्रिंग कहलाएगा उन पेरेंट का। ठीक है, चलिए, सो जो भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, वो पेरेंट कैसे दिखते हैं, क्या बिहेवियर है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या मतलब पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरीके से चलते हैं या तैरते हैं, दहाड़ते हैं, मतलब क्या काम वो करते हैं, वही उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर भी आएगा। लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जैसे जैसे पेरेंट काम करते हैं वैसे वैसे जो ऑफस्प्रिंग है वो भी काम करते हैं। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं नीचे, ऐसे जो हेड है वो एकदम ऊपर रहेगा। ठीक है, और ऐसे करके हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर, बीच में पेट और बाकी सब चीज़ें रहेंगी। तो सिमिलरली हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके साथ ये सेम रहेगा। सिमिलरली जो मछली होगी किसी भी एक स्पीसीज की, वो सब सेम होंगी, लेकिन उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो थोड़ा सा अलग दिखेंगी, आइडेंटिकल नहीं होंगे एक दूसरे के। जैसे हम ह्यूमंस भी एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, हम अपने पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, हम हमारे पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे नहीं दिखते, ये थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। सो यहीं पे उस चैप्टर पे, इस चैप्टर में हम यही चीज जानेंगे, यही चीज को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए, दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। सही बात है, दैट आर सिमिलर बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो विदाउट स्पर्म ओवम के होता है, जहां में सिंगल पेरेंट होता है, वहां पर भी थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन यही वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। जैसे शुगर केन की एक फील्ड है, गन्ने का एक खेत है, उसमें वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा प्लांट्स के बीच में। लेकिन यही चीज अगर एनिमल्स के अंदर देखने के लिए बोला जाए तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन थोड़ा सा
कम होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में जो वेरिएशन के मैकेनिज्म है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे वो इनहेरिट होता है, कैसे वो वेरिएशन आता है, ये हमें जानना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास दिया है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का एक्यूमुलेशन कैसे होता है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वेरिएशन होता कैसे है। वैसे मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें ये पढ़ाया हुआ है, वहां भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दे रहा हूं कि वेरिएशन कैसे होता है। देखिए हमारे पास एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, एक वर्ड है हमारे पास बेटा, क्या वर्ड है हमारे पास? हमारे पास जो वर्ड है उसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है आपको ये समझा देता हूं। ठीक है, अब डीएनए क्या है? बेसिकली डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कैसे बिहेव करता है ये थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा? एक सेल है और इस सेल के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? हमारे पास डीएनए। अब आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, उसको कहते हैं, एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसको कहते हैं सेल डिवीजन। में डिवीजन लिखने वाला था, वो तो मैथ्स में होता है, चलिए यहाँ पे भी है। ठीक है, चलिए एक प्रोसेस पढ़ा होगा आपने सेल डिवीजन, मतलब जो हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स आए हुए हैं वो कैसे आए, वो सेल डिवाइड होकर बने। डिवाइड होकर कैसे, मतलब मैं बताता हूँ। आपके पास या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे पहले उसके पास कम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, फिर वो धीरे धीरे मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी बॉडी ग्रो करती है। ग्रो करने के साथ साथ सेल्स डिवाइड होते हैं, मतलब एक सेल 2 में, 2 सेल 4 में, 4 सेल 8 में, 8 सेल 16 में, ऐसे करके मल्टीप्लाई होता जाता है। मतलब इन बायोलॉजी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर द सेम वर्ड, है ना। अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो फिलहाल सेल डिवीजन पढ़ रहा है। यही एक सेल जो है बेटा वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। यही एक सेल 2 सेल में, 2 छोटे छोटे सेल में डिवाइड होगा। फिर ये सेल भी ऐसे मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे दोनों। मैच्योर होने के बाद ये भी 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 सेल में क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करके चलता रहेगा, इसी को कहते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन तो होता ही है, लेकिन ये जो बीच में बैठा डीएनए है इसका क्या हाल होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ, होप सो आपने लिख लिया हो। ठीक है, या जितनी बात मैंने समझाई हो होप सो आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, चलिए हमारे पास यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हमारे पास, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, हमारे पास यहाँ पे देखिए ना, मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा सा सेल है और ये सेल का, ये उस सेल का न्यूक्लियस है। एक सेकंड, है ना बेटा, ये उस सेल का न्यूक्लियस है, ये उस सेल का न्यूक्लियस है ना। इस सेल के न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, सेल तो बहुत बड़ा है, इस सेल का न्यूक्लियस है। वो जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है। डबल हेलिकल स्ट्रैंड मतलब ऐसे 2 स्ट्रैंड ऐसे मिलते हैं उसमें। ठीक है, और बीच में ऐसे एरो ये ऐसे लगे रहता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या होता है, लेकिन ऐसे ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए ऐसे ये बनता है। चलिए अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये डीएनए के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो कि जेनेटिक 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो रहते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए, ये जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम होता है वो मिलकर डीएनए बनाता है। और जो डीएनए है, इस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जीन। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बेटा? जीन। देखो ये डीएनए है, सुनना बेटा आराम से ना, ये डीएनए है। डीएनए किससे मिलकर बनता है बेटा? डीएनए के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाला जीन होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाला एक हेरिडिटी मटेरियल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जीन कहते हैं। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं मैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से मिलकर बनता है, और क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। मतलब जो भी पेरेंट है उस पेरेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, पेरेंट में मतलब मदर फादर दोनों की जो इंफॉर्मेशन है वो इस डीएनए के अंदर होगी। अब जब ये सेल डिवाइड होगा, जब ये सेल डिवाइड होगा, मतलब एक सेल से जब भी 2 नए सेल बनेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, जब भी 2 नए सेल बनेंगे तो कैसे बनेंगे वो समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए जब भी एक सेल से 2 नए सेल बनते हैं, एक सेकंड है ना, जब भी हमारे पास एक सेल से 2 नए सेल बनते हैं, उस कंडीशन में, एक सेकंड है ना,
मैं इसको गायब कर देता हूँ, ठीक है। उस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारा डीएनए है, ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, एक सेकेंड, हाँ चलो, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे बाहर निकल जाता है और दूसरा स्ट्रैंड ऐसे बाहर निकल जाता है। एक सेकेंड मैं इसको हटाता हूँ। चलो, डीएनए के कितने स्ट्रैंड है? डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ देखो, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, तो डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे निकल जाएगा और एक डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये डीएनए का न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, यहां से 2 नए न्यूक्लियस या 2 नए सेल्स बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एक स्ट्रैंड है वो देखो 2 पार्ट में डिवाइड, मतलब एक डीएनए जो आ रहा था, ये जो डीएनए आ रहा था वो डिवाइड होना चालू हुआ है। एक स्ट्रैंड यहां निकल गया, एक स्ट्रैंड यहां निकल गया, 2 अलग अलग स्ट्रैंड निकल गए। अब यहां पे वर्ड आता है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? यहां पे एक और डीएनए कॉपी होना स्टार्ट होता है और एक और नया स्ट्रैंड खुद से बनना स्टार्ट होता है। एक नया स्ट्रैंड खुद से बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहां पर बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये जो आपको पिंक कलर का स्ट्रैंड दिख रहा है, ये जो आपको नया पिंक कलर का स्ट्रैंड दिख रहा है, ये नया पिंक कलर का स्ट्रैंड खुद से बना है। ये जो नया पिंक कलर का स्ट्रैंड जो बना है ना, एक सेकेंड, जो नया पिंक कलर का स्ट्रैंड बना है, ये नया पिंक कलर का स्ट्रैंड खुद से बना है। इसी को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डीएनए कॉपिंग कहते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। और इसी को कहते हैं क्या बेटा? डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग मतलब यहां समझो, ये जो नया वाला स्ट्रैंड्स बने हैं, ये जो नए वाले स्ट्रैंड्स बने हैं, ये पुराने कोड को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब यहां समझाता हूं मैं आपको कैसे कोड होता है। देखिए, डीएनए के अंदर जो कोड होते हैं वो ATCG, मतलब एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ये ऐसे भी हो सकता है TAGC, ये मतलब ये कोड रहता है। कोड मतलब एक प्रकार का बेस होता है जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मतलब 2 स्ट्रैंड है, उसके आपस में जो बॉन्ड बन रहा है वो एडेनिन और थायमिन के बीच में बना है, फिर साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बना है। ऐसे ये बॉन्ड्स होते हैं। इसका एक परफेक्ट कोडिंग होता है ना। तो यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनके पास अपनी अपनी कोडिंग है। लेकिन जब डीएनए कॉपिंग होती है तो ये जो नया डीएनए है, ये सेम स्ट्रैंड को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉपी करने में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। उसी चेंज को हम वेरिएशन कहते हैं। उसी चेंज को हम क्या कहते हैं बेटा? वेरिएशन कहते हैं। और जो वेरिएशन है, इसी का एक्यूमुलेशन हमें पढ़ना है। जो वेरिएशन है, इसी का क्या पढ़ना है बेटा? इसी का एक्यूमुलेशन हमें पढ़ना है, ठीक। चलिए, समझ में आ गया आपको? तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट है, ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये आया कहां से? देखिए, मैं समझाता हूं। आपके पास जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पे कितने पेरेंट होते हैं बेटा? 2 पेरेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट होते हैं? 2। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट होते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 पेरेंट होता है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट है, तो एक जो स्पर्म होगा वो फादर का होगा, जो स्पर्म होगा वो किसका होगा बेटा? जो स्पर्म होगा वो किसका होगा? फादर का होगा। और जो ओवम होगा, ठीक है, OVUM, ओवम होगा वो किसका होगा? मदर का। स्पर्म के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ओवम के अंदर भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम होते हैं 23 क्रोमोसोम दोनों के अंदर ही होते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं। देखो बेटा, बाकी जो नॉर्मल सेल्स होते हैं बेटा, वहां पर 23 का पेयर होता है। 23 का पेयर मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल सेल्स के अंदर। मतलब जो हमारे स्किल का है, जो हमारे ब्लड का है, ऐसे जो अदर सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स हो गया, जो भी अदर मसल सेल हो गए, इन सब के अंदर 23 का पेयर होता है। लेकिन जो भी हमारे पास सेक्स सेल्स होते हैं, उन सेक्स सेल्स के अंदर, ठीक है, 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये हैप्लॉइड सेल है। कौन सा सेल है बेटा? ये हैप्लॉइड, वो डायप्लॉइड सेल है। तो 23 के सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 23 क्रोमोसोम है। दोनों 23 क्रोमोसोम मिलके जब इसका क्रोमोसोम, मतलब ये यहाँ पे स्पर्म ओवम आपस में फ्यूज होता है। स्पर्म और ओवम आपस में क्या होता है बेटा? फ्यूज होता है। जब भी स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होता है तो क्या बनता है? जाइगोट, ठीक है बेटा। क्या बनता है बेटा? जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब यहाँ पे एक नया अपने पास सेल बनने की
प्रोसेस हो रही है। फिर ये जो सेल है, ये जो जायगोट है, ये जायगोट फिर डिवाइड होता है, जायगोट फिर डिवाइड होता है एम्ब्रियो में। किसमें डिवाइड होता है बेटा? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो क्या है बेटा? एम्ब्रियो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, बॉल ऑफ सेल्स हो जाती है जहां पे ढेर सारे सेल बन जाते हैं। मतलब ये एक सेल है, ये एक सेल छोटे 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 में डिवाइड होकर बहुत सारे सेल बना लेगी, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा इसके पार्ट, इसके जो मतलब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसका पार्ट है। ये एम्ब्रियो बना दिया इसने। ठीक है, जो एम्ब्रियो है हमारे पास वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ढेर सारे हमारे पास जो सेल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ढेर सारे सेल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये जो सेल है, ये जो नए सेल है वो कैसे बने? तो यहाँ पे जो 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम से एक मैच्योर सेल बना होगा जिसके डीएनए में 23, मतलब 23 यहाँ, ये हो गया 46 मतलब 23 का पेयर है ना। 46 मतलब 23, यहाँ 23, ये 23 आपस में मिले तो कितने होगा? 46 मतलब 23 का पेयर। अब ये 23 का जो पेयर वाला जो डीएनए है, ये जो डीएनए है जो क्रोमोसोम से मिलकर बना है, जिसके अंदर जीन है, वो क्या होगा आगे चल के बेटा? वो आगे चल के रेप्लिकेट होगा। मतलब एक जो डीएनए वो आगे चल के क्या होगा? रेप्लिकेट होगा। मतलब एक डीएनए से जब अगला वाला सेल बनने में आएगा, सेल डिवीजन होगा, तो वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए टूटेगा। जब डीएनए टूटेगा तो हमारे पास दो अलग अलग डीएनए बनेंगे और दो अलग अलग सेल्स हमारे पास पाए जाएंगे। और जब नए सेल बनेंगे तो वहां पर थोड़ा सा कॉपी होगा, थोड़ा सा नया वेरिएशन आएगा। और वही वेरिएशन अगर ओवर द जनरेशन एंड जनरेशन चलता गया तो उसको हम मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक सेल के अंदर हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 का पेयर होता है, लेकिन जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ 23 मतलब 23 का पेयर नहीं होता। ठीक है, चलिए, मेरी गन समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से कुछ लगेगा तो फिर से स्लाइड पे आ जाएंगे अपन। चलिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे मैं ना एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी, इसी एनसीईआरटी का एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं एक सेल है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया पूरा ब्लू है स्टार्टिंग में। जब रिप्रोडक्शन हुआ तो सेल में वेरिएशन आया, डीएनए थोड़ा सा चेंज हो गया। तो डीएनए जब मतलब आपस में कॉपी करके दो नए, एक से दो बन रहे थे, तो एक ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो थोड़ा सा अलग आ गया। मतलब ये इसका टोपी लाल हो गया, ऐसा मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये रेड हो गया, नीचे वाला पार्ट यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ गया, थोड़ा सा बदलाव आ गया। अच्छा, ये बदलाव इसकी अगली जनरेशन में भी गया। देखिए, इसका सर लाल है तो इन दोनों का भी क्या हो गया? जो ऊपर वाला पार्ट है वो लाल है। अब आगे आने वाले में एक वेरिएशन और आया कि यहाँ ये व्हाइट कलर का हो गया, यहाँ पे इस वाले में ये वाला पिंक कलर का हो गया। तो आप देखो, एक जनरेशन से यहाँ पे मतलब इस फर्स्ट पेरेंट जो थे, पेरेंट से दो बच्चे हुए तो दो बच्चों में एक वेरिएशन आया रेड कलर। ये वेरिएशन आगे चलता गया तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। सिमिलरली यहाँ देखिए ग्रीन कलर आया, ये ग्रीन कलर देखो, ये नीचे वाला बेसिस का ग्रीन हो गया। तो ग्रीन कलर भी आगे चल के ये इसके आगे आने वाली पीढ़ियों में वो ग्रीन कलर कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं बेटा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। मतलब ये जो वेरिएशन है ये एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनहेरिटेंस ऑफ द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ कॉमन एंड बेसिक डिजाइन। मतलब जो भी आपके पास प्रीवियस जनरेशन है वो एक बेसिक डिजाइन प्रोवाइड करती है नेक्स्ट जनरेशन को। व्हेन दिस न्यू जनरेशन in its turn reproduce, the second generation will have a difference that they inherit from the first generation as well as newly created difference। मतलब जो हमारे पास नई जनरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब थोड़ा सा अपने जो पूर्वज हैं, जो अपने पेरेंट हैं, उनसे कुछ ना कुछ चीजें लेके आएगी, कुछ ना कुछ चेंज लेके आएगी। जो चेंज वहां पे मतलब उनके पेरेंट में हुआ था वो लेके आएगी और अपना भी कुछ नया चेंज देगी। ठीक है, अब जो यहाँ पे आप एक बात समझिए, ये आपके पास पेरेंट जनरेशन है। पेरेंट जनरेशन से जो नई जनरेशन आई, इसके अंदर जो F1 जनरेशन है, फाइनल 1 जनरेशन कहता है, अभी ये पढ़ेंगे हम आगे। तो यहाँ पे इसके अंदर जो चेंज आया, वो चेंज को ये रिप्लिकेट, मतलब इस चेंज को ये बदल नहीं सकता, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ये चेंज। मतलब जो पेरेंट जनरेशन से नई जनरेशन में जो चेंज उसको मिला है, उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। उस चेंज को उनको अपनी बॉडी में, अपने मतलब पेरेंट जनरेशन से जो चेंज नए जनरेशन को मिला है, वो चेंज उनको अपनी बॉडी के अंदर रखना पड़ेगा। उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। वो चेंज वो अपने आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेट, दैट इज इट, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए, अब आगे क्या बोला है? मान लीजिए जो सेल्स थे बैक्टीरिया के सेल्स थे। ठीक है, एक जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड हो गया था आगे चल के दो में।
ठीक है। और जो 2 बैक्टीरिया है वो आगे चल के 4 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी देखो बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा सा कलर ही तो चेंज हो रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर देखो, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है ना, जैसे एक बीच में सर्कल है, अगल बगल छोटे छोटे लगे हुए हैं, जैसे भी डिजाइन बना है आप समझ सकते हो। तो सब में देखो बॉडी स्ट्रक्चर सबका सेम है, बस थोड़े बहुत कलर चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि शेर के बच्चे ऐसे कुत्ते हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, मतलब शेर का बच्चा शेर ही रहेगा, एक एग्जांपल है। तो जैसे मछली है, वो अपने स्पीसीज की जो रिप्रोड्यूस करके देगी वो मछली ही देगी, कुछ अलग तो निकलने वाला नहीं वहां से, अजगर तो निकलेगा नहीं, है ना। सो दैट इज इट। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास इफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी, ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ज्यादा चेंजेस जनरेट होते हैं, वहां पे वेरिएशन ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है टू ऑल दीज वेरिएशन इन ए स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। क्या सबके चांस ऑफ सर्वाइवल एक जैसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ऐसा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लो ये वाले सेल्स थे, ये ज्यादा मतलब कोल्ड को अच्छे से रेजिस्ट कर पाए, और ये वाले सेल्स हीट को अच्छे से रेजिस्ट कर पाए। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर जो चेंज आया है वो चेंज ये करता है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई ना तो भी जिंदा रह जाएंगे, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होगा। ये इनके अंदर जो लाल कलर का चेंज आया है ये बता रहा है कि बहुत ठंडी होगी तब हम इजीली सर्वाइव कर पाएंगे, ऐसा मतलब एक वेरिएशन, एक चेंज वो लेके आए हैं कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाएगी, मतलब बहुत टेम्परेचर लो हो गया, माइनस में टेम्परेचर चला गया तो भी हम लोग जिंदा रह लेंगे। ये बोल रहे हैं कि नहीं, जब हीट होगा तो हम जिंदा रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों मतलब चेंज लेके आए हैं, लेकिन एक जैसा चेंज नहीं लेके आया है, वो ये बोलना चाह रहा है। तो सारे वेरिएशन इक्वल होते हैं क्या? नहीं, सारे वेरिएशन इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। वो जो वेरिएशन होता है वो डिफरेंट काइंड का होता है, उनका अलग अलग फायदा होता है, अलग अलग कंडीशन के। बैक्टीरिया दैट कैन withstand heat will survive better in the heat wave. We will have discussed earlier the selection of variant by the environment factor basis evolutionary processes as we will discuss later in this section. वो environment के हिसाब से change आता है। चलिए ठीक है, हमारे पास एक वर्ड आया है, that word is heredity। जो मैंने आपको बेसिक कराया ना, जो मैं आपको बेसिक बीच में 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा लेके आपको जो बेसिक कराया, वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेसिक आप 10 मिनट का जब देखेंगे ना, वो बहुत हेल्प करेगा आपका इस चैप्टर को और प्रीवियस चैप्टर को भी समझने में, ठीक है। हेरिडिटी होता क्या है इस चैप्टर में, बेसिकली हम जो रूल है वो जानेंगे हेरिडिटी के, ठीक है। चलिए, जो मोस्ट ऑब्वियस आउटकम है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का, स्टिल रिमेन जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर द सिमिलर डिजाइन। जो हेरिडिटी है बेसिकली वो क्या देती है कि आपको एक सिमिलर डिजाइन दे देती है आपके पेरेंट के जैसा। मतलब जिस स्पीशीज के यहाँ पे जैसे इंसान है, इंसान के बच्चे सारे ऐसे दिखेंगे एक जैसे, अगर उनमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट एंड द कैरेक्टरिस्टिक रिलायबली इनहेरिट। जो उनको कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं उनके पेरेंट के द्वारा, वो उनके मतलब वो उन्हीं पे ज्यादा रिलायबल होंगे। मतलब जो उनको मिला है, जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उनको मिले हैं उनके पेरेंट्स से, वो उसी पे ज्यादा रिलायबल होंगे। मतलब कैसे उनके हाथ पांव हैं, कैसे बिहेवियर है, वो उसी पे उनका जीवन व्यापन, उनका सर्वाइवल पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 2 प्रकार के ट्रेट होते हैं। एक होता है इनहेरिट ट्रेट। इनहेरिट ट्रेट मतलब क्या होता है? ऐसे ट्रेट जो उनको उनके पेरेंट्स से मिल चुके हैं, इनहेरिट हेरिडिटी में, मतलब अनुवांशिकी में, जो उनके माता पिता उनको दे के गए हैं, ठीक है। अ चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एक चाइल्ड के अंदर सारे ह्यूमन बीइंग के मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो रहते हैं। इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट और द ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ डील ऑफ वेरिएशन। थोड़ा सा वेरिएशन वो दिखाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जो ईयर लोब होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। हैंगिंग वाला जैसा मेरा है या जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और एक जो ईयर लोब होता है वो अटैच ईयर लोब होता है। तो इस दुनिया में 2 ही प्रकार के ईयर लोब है। ईयर लोब कितने टाइप के बेटा? 2 टाइप के ईयर लोब है। एक होता है हैंगिंग, एक होता है अटैच्ड। तो हैंगिंग और अटैच ये 2 प्रकार के, मतलब ज्यादातर जो ईयर लोब्स होते हैं वो हैंगिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइट वेरिएशन, एक थोड़ा सा चेंज है। ये कुछ ईयर लोब्स ऐसे अटैच होते हैं, वो हैंगिंग नहीं होते। तो ये भी इज अ काइंड ऑफ वेरिएशन है जो ओवर द पीरियड एक्यूमुलेट होता गया कुछ लोगों में, और आगे चल के जो आज भी आपके आसपास के लोग हैं उनके में अगर आप देखेंगे तो ईयर लोब में किसी का हैंगिंग रहता है, किसी का अटैच्ड रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, ऐसे बोल रहा है कि आप ये करके ले आइएगा, अपने अगल बगल देखिएगा कितने लोगों के पास ऐसे हैंगिंग ईयर लोब है, किसके अटैच है। तो आप कर सकते हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा कि
ईयरलोब जो हैंगिंग है वो ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है, इन कंपैरेटिव विद जो अटैच है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि जो हैंगिंग ईयरलोब है वो विनर है, ठीक है। यहाँ पे रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड बाय द मेंडल्स, मेंडल ने कंट्रीब्यूट किया था, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे कि हम जो इनहेरिटेंस है, जो भी अनुवांशिकी है, जो हेरिडिटी है, उसको पहचाने, उसकी स्टडी करें कि कैसे ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ये ट्रांसफर होता है। तो जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने बाजी मारी, वो इसमें कहीं आगे निकल गए। उनने कहा, जो मेंडल भाई साहब थे, उनने ये बोला कि मतलब बेसिक फिनोमेना है ये, तो जो फादर है और जो मदर है वो बराबर से कंट्रीब्यूशन देता है जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके बिहेवियर को जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करने में, ठीक है। ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। जो हमारे मतलब ट्रेट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं पेरेंटल और मैटरनल डीएनए से। फॉर ईच ट्रेट, दोनों ट्रेट में देयर विल बी 2 वर्जन और इन ईच चाइल्ड, दोनों चाइल्ड में एक प्रकार का वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा। लिखा है फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन इन अ चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड के अंदर 2 वर्जन देखने के लिए मिलेंगे, उनमें से कोई एक वो अडॉप्ट कर लेगा। अभी समझेंगे आगे कैसे, ठीक है। ये सेंचुरी सालों से एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज हमारे सामने आई है जो आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रिगोर जॉन मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक। इन्होंने मतलब पहले स्टडी की एक मॉन्टेसरी में, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। मॉन्टेसरी में स्टडी की इनने, मतलब मैथमेटिक्स और साइंस ये वहाँ पे पढ़ते थे, ठीक है। आगे चल के ये सोचे कि हम एक एग्जाम दे देते हैं टीचिंग सर्टिफिकेट का, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे सिलेक्शन नहीं हुआ इनका, तो ये बाद में फिर से बैक टू द मॉन्टेसरी आ गए, ठीक है। और इनने पी प्लांट को उगाना चालू किया। अब पी प्लांट को उगा के वहाँ पे इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे थे पी प्लांट्स के अंदर। मेंडल ने अपने नॉलेज को एनहांस किया, साइंस और मैथमेटिक्स के फर्स्ट वन थे जिन्होंने इंडिविजुअली, अकेले, एग्जिबिटिंग द पर्टिकुलर ट्रेट इन जनरेशन हेल्प हिम टू अराउ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पे इनने काउंट किए कि कैसे इंडिविजुअल पार्टिसिपेट, मतलब जो ट्रेट है उसको कैसे हर एक जनरेशन में हेल्प मिलती है, एक दूसरे को बीट करते हैं, और कैसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने बनाया, मतलब फिर इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाया, ये यहाँ पे पढ़ा गया, मतलब इन्हें हमें बताया, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है बेसिकली वो 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको यहाँ पहले से बता दूं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हम क्या करते हैं, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, किसी भी एक ट्रेट को हम देखते हैं, उसे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, जहां पे चीजें क्रॉस होती हैं, जहां पे रिप्रोड्यूस होते हैं, उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। मोनोहाइब्रिड मतलब किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए, फॉर एग्जांपल कलर ऑफ सीड देख लिया जाए, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ प्लांट देख लिया जाए, फॉर एग्जांपल लीफ ऑफ प्लांट देख लिया जाए, उसके बिहेवियरल पैटर्न को देख लिया जाए, वो हो गया मोनोहाइब्रिड। फिर होता है डाईहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड का क्या मतलब होता है, जहां पे 2 कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए, डाईहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड मतलब जहां पे 2 कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए। 2 कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है, यहां समझते हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो हमने देख लिया कि यार पी का कलर कैसा है, जो मटर है, मटर के दाने का कलर कैसा है, साथ में प्लांट की टॉलनेस कैसी है, मतलब लंबा प्लांट है और हरे कलर का मटर दे रहा है, छोटा प्लांट है रिंकल्ड येलो कलर का दे रहा है, ऐसे करके, तो मतलब येलो कलर का मटर दे रहा है ऐसा। या तो फिर हम देख लें कि मटर का कलर क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब जैसे राउंड ग्रीन है, मटर तो है ग्रीन कलर का लेकिन राउंड है, रिंकल्ड नहीं है। रिंकल्ड येलो तो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, हरे कलर का है, तो ऐसा देख सकता है। सो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे 2 चीजें देखी जाए उसे बोलेंगे डाईहाइब्रिड। जहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाए एक साथ उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डाईहाइब्रिड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डाईहाइब्रिड कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मोनोहाइब्रिड पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो मेंडल भाई थे उनको पी प्लांट की ही क्यों पड़ी थी, पी प्लांट ही क्यों लिया, कोई और प्लांट भी ले सकते थे। देखो पी प्लांट बेसिकली इसलिए लिया था उन्होंने कि पी प्लांट में मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो साल में कई बार हो जाता है, मतलब जल्दी उगते हैं प्लांट, है ना। एक साल में कम से कम 4-5 बार आप एक्सपेरिमेंट को दिखा सकते हो। कहने का मतलब क्या है,
फॉर एग्जांपल आपने पहले प्लांट लगाए, सारे टॉल निकले, फिर उन टॉल प्लांट्स को लिया और फिर से ग्रो करा दिया, मतलब ग्रो करा दिया इन द सेंस जो उनके मटर निकाले उनको फिर से ग्रो कराया। ग्रो कराने पे कुछ प्लांट बड़े निकले, कुछ प्लांट छोटे निकले, तो आपने पैटर्न देख लिया, फिर से उन प्लांट्स को ग्रो करा दिया। तो ये तीसरी बार, मतलब एक साल में 4-5 बार शायद उसको हम ग्रो करा सकते हैं, दैट्स वाई लिया हुआ था। बाकी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो जाता है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये भी फायदा है। तो बेसिकली उन्होंने ये इसलिए लिया था क्योंकि एक साल में बहुत बार उन प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था, और वो मतलब बाइसेक्सुअल होते, तो ये तो फायदा है ही। मोनो हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों तरीके के पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाते थे, इसलिए भी लिया हुआ था। ठीक है, ये जो कहानी है ना पूरी पी प्लांट की, मैं आपको यहाँ नहीं एक अलग से समझा देता हूँ। ठीक, इस पे समझ लेते हैं, आ जाओ। ये वाला कौन सा था, ये पता, हाँ ये वाला, ठीक है। चलो, तो हमको यहाँ पे समझना है ना, हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या था, यहाँ समझते हैं। देखिए हमारे पास मान लेते हैं जो मेंडल साहब थे, जॉर्ज ग्रिगोर मेंडल साहब थे, उन्होंने क्या किया था, सुनो। उन्होंने पहले पेरेंट जनरेशन में, ठीक है, पेरेंट जनरेशन में टॉल प्लांट्स लिए। कौन से प्लांट लिए बेटा, टॉल प्लांट लिए। एक टॉल प्लांट लिया एक, है ना, और एक लिया शॉर्ट प्लांट। ठीक है, दोनों को क्रॉस करा दिया। ठीक है, क्रॉस मतलब टॉल प्लांट का जो जीन है वो कुछ ऐसा लिखाएगा, ठीक, और जो शॉर्ट प्लांट है उसका जो जीन है वो कुछ ऐसा लिखाएगा। क्लियर हो गया, बात ही समझ में। अच्छा, इनको क्रॉस कर दो, ये पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन को क्रॉस कर दो। क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन बनेगी। कैसे क्रॉस करते हैं वो देखते हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पे T है, तो ये T आ गया, और यहाँ से एक T ले आओ, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, यहाँ से कैपिटल T लिया और यहाँ से स्मॉल t लिया, तो कैपिटल T स्मॉल t। ठीक, अगेन यहाँ से कैपिटल T लिया और यहाँ से स्मॉल t लिया, पहला वाला, तो कैपिटल T स्मॉल t, और यहाँ से कैपिटल T लिया और यहाँ से स्मॉल t लिया, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, चलो, तो हमारे पास यहाँ पर 4 तरीके के चीजें आई, मतलब 2 अपने पास मतलब चीजें थी। एक टॉल प्लांट था, टॉल प्लांट का ये दिया हुआ है, और जो डॉफ प्लांट है, ठीक है, जो डॉफ प्लांट है, ये डॉफ प्लांट के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे जेनोटाइप्स हैं। ये जो लिखे हुए हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, जेनोटाइप्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन जेनोटाइप्स कहते हैं। ठीक है, इसके जीन है, जो जीन लिखे ना, टी स्मॉल टी। अब होता क्या है, मतलब 2 प्रकार के मतलब चीजें होती हैं। एक होता है डोमिनेट जीन और एक होता है रिसेसिव जीन। मतलब जो जीन है ये टॉल जीन, शॉर्ट जीन, इनमें से 2 प्रकार के जीन होते हैं, डोमिनेट जीन होता है और रिसेसिव जीन होता है। अब अंतर क्या होता है दोनों में वो समझा देता हूँ। जो हमारे पास डोमिनेट जीन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक शो होता है, मतलब वो फेनोटाइप हो जाता है। सुनो, जेनोटाइप मतलब क्या होता है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक उसने अपने अंदर दबा के रखे हैं। जैसे इसने अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक दबा के रखा है, कैपिटल डी, इसके अंदर स्मॉल टी, इसका फेनोटाइप क्या है, ये टॉल है, ये इसका फेनोटाइप है। ये टॉल है, इसका क्या है बेटा, ये फेनोटाइप है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे ये चारों चीजें हैं। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है, कैपिटल टी वाला डोमिनेटिंग है, तो मतलब ये जो प्लांट आएगा ये टॉल प्लांट है। ये जो ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें से भी कौन विनर है, कैपिटल टी विनर है, मतलब ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट विनर हो गया, ये भी टॉल प्लांट विनर हो गया। ठीक है, तो ये जो लिखे हैं ना बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जेनोटाइप है, ये इसका क्या है, जेनोटाइप है। और ये जो इसका अपीयरेंस आया है ये क्या है, ये फेनोटाइप है, ये फेनोटाइप है। ठीक, क्लियर हो गया जेनोटाइप फेनोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में 2 चीजें हैं, जेनोटाइप, ये जेनोटाइप इसके सामने लिखे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें से कैपिटल टी वाला डोमिनेट जीन है, कैपिटल टी वाला क्या है बेटा, डोमिनेट जीन है। मतलब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब बड़ा वाला कैरेक्टरिस्टिक भी है, छोटा वाला कैरेक्टरिस्टिक भी है, लेकिन बड़ा वाला जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा ताकतवर था, इसलिए बड़ा वाला जो है वो जीत गया, इसलिए वो डोमिनेट जीन है। और जो नहीं जीत पाया वो रेसेसिव जीन है, RECSSIV, रेसेसिव जीन। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। 2 प्रकार के जीन होते हैं, डोमिनेट जीन और रेसेसिव जीन। जो जीत जाता है वो डोमिनेट है, जो हार गया वो रेसेसिव है। मतलब जिसके कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं हो रहे हैं वो रेसेसिव हो गया, और जिसके कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहे हैं वो हमारे पास डोमिनेट जीन है। क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया है ये आपस में फिर से क्रॉस होगा। मतलब कैपिटल टी
कैपिटल टी, आपस में जुड़ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल को खैर आगे लिखते हैं इसलिए मैंने आगे लिख दिया, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब होता क्या, सुनो, हमारे पास ये जो F2 जनरेशन आई है, ये जो F2 जनरेशन हमारे पास नई जनरेशन आई है, इसमें अगर देखा जाए तो जहां जहां कैपिटल टी दोनों है तो ये तो टॉल ही है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई कि दोनों मतलब एक होमोजाइगस बन गया। अभी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी समझाता हूँ, होमोजाइगस क्या हेटेरोजाइगस क्या है, तो ये होमोजाइगस बन गया, मतलब कैपिटल टी दोनों है, तो दोनों जीन जब एक जैसे होते हैं ना तो वही होगा, मतलब कैपिटल टी मतलब टॉल है तो ये टॉल ही रहेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी में मैंने पहले बताया यहाँ पे आपको, जो कैपिटल टी ये डोमिनेट जीन है तो भाई यहाँ जो प्लांट आएगा वो भी टॉल प्लांट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल आएगा। लेकिन जहां पे दोनों एक जैसे होते हैं तो वही आ जाता है, मतलब कहने का जैसे ये स्मॉल है तो स्मॉल टी मतलब दोनों जीन एक जैसे हैं तो ये छोटा है तो मतलब ये क्या आ जाएगा, डॉफ प्लांट आ जाएगा, ठीक है। कैसा प्लांट आ जाएगा बेटा, डॉफ प्लांट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो F2 जनरेशन है इसमें 3 कैपिटल है, तो हमारे पास 3 कैपिटल है, एक स्मॉल है या एक डॉफ प्लांट है, तो इसको तो फेनोटाइप, ये तो लिखे है ना बेटा, ये जो लिखे हैं ना ये इसका जेनोटाइप है, ये क्या बेटा इसका जेनोटाइप है, और ये इसका ऊपर वाला फेनोटाइप है, ये इसका क्या लिखा है बेटा, फेनोटाइप लिखा है, मतलब 3 टॉल है, मतलब टॉल और शॉर्ट का रेशियो, टॉल और डॉफ का रेशियो कितना है, 3 रेशियो बनी, इसका फेनोटाइप है, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं तो एक नहीं 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दोनों में जो डोमिनेट कर जाएगा वो कैरेक्टरिस्टिक शो हो जाएगा और एक कैरेक्टरिस्टिक वहां पे दबा हुआ बैठा रहेगा अंदर। तो ये कैपिटल टी वाला है तो ये हमारे पास क्या हो गया, डोमिनेट हो गया, इसलिए ये 3 कैपिटल हो गए और यहाँ पे एक ये डॉफ प्लांट आ रहा है, ठीक। चलिए क्लियर हो गया। इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर मोनोहाइब्रिड, ठीक है, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं मोनोहाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, सिर्फ प्लांट की टॉलनेस और डॉफनेस को देखा जा रहा है। क्लियर हो गया, बात आई समझ में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा जेनोटाइप मतलब जो जीन वहां लिखे रहते हैं उसे हम जेनोटाइप कहते हैं। शायद ना दिख रहा हो तो मैं जूम कर दे रहा हूँ। जो जीन वहां पे लिखे रहते हैं बेटा, जो कैरेक्टरिस्टिक वहां पे लिखे रहते हैं, जो जीन की फॉर्म में लिखे हैं उसको जेनोटाइप कहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक वो सामने शो करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो फेनोटाइप होता है। क्लियर हो गया। मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही चीज की बात हो रही है, जैसे प्लांट के टॉलनेस या डॉफनेस मतलब हाइट की बात हो रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, मोनोहाइब्रिड कहलाएगा। एक ही चीज कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। यहाँ पे जो चीज अपीयर हो रही है वो डोमिनेट जीन है, जो छुप जा रही है वो रेसेसिव जीन है। क्लियर हो गया, बात आई समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमारे पास F2 सब कुछ जनरेशन दिया हुआ है। F मतलब फाइनल जनरेशन होता है, फाइनल जनरेशन 1, फाइनल जनरेशन 2। सबसे पहली वाली जनरेशन पेरेंट जनरेशन है, उसके बाद फाइनल जनरेशन 1, फिर फाइनल जनरेशन 2 होता है। क्लियर हो गया बेटा। चलो ये हमारे पास मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मतलब डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस चालू करते हैं। ठीक है, चलिए होप सो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जो यहाँ पढ़ाना, मैं आपको वही एनसीईआरटी में पढ़ा दूँ क्योंकि मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी। वही पढ़ाना है मुझे। बेसिकली आपको ये बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की। आप बहुत कुछ पढ़िए, हो सकता है कुछ वर्ड इसमें ना भी हों, है ना, जैसे फाइनल जनरेशन हो सकता है कहीं हो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे भी अभी। लेकिन आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी फिर आप रिफ्रेशर्स और क्वेश्चंस फिर कहीं कोचिंग जा रहे हैं वहाँ के मॉड्यूल आप लगाते रहिएगा। लेकिन पहले पैटर्न आप एनसीईआरटी का फॉलो कीजिए, उसी में से मैक्सिमम मार्क्स का आता भी है। चलिए एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालिए, बुक्स को खुद से पढ़ने की आदत डालिए। किसी भी टीचर पे रिलायबल या किसी भैया दीदी पे रिलायबल होने से पहले किताब पे रिलायबल हुई, क्योंकि किताब हमेशा जो है वो फैक्ट के साथ लिखा हुआ है वहाँ पे, जो साइंस के साथ लिखा हुआ है वहाँ पे। चलिए दिया हुआ है हमारे पास कि ही टुक अ पी प्लांट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे टॉलनेस देखी उनने, शॉर्ट प्लांट मतलब भाई डॉफनेस देखी उनने, प्रोजेनी क्रॉसिंग है, उनको क्रॉस किया साथ में, और क्या परसेंटेज आया टॉल का या शॉर्ट का, प्रोजेनी मतलब भाई नई जनरेशन क्या आया वो हमने देखा। तो पहले वाले में जब उनने एक टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट को क्रॉस किया तो चारों के चारों हमें टॉल प्लांट ही ऑब्टेन हो गए। कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 प्रकार की चीजें हमारे पास वहां पे थी, 2 जेनोटाइप्स थे वहां पे। स्टिल उसमें से जो फेनोटाइप है जो अपीयर हुआ वो टॉलनेस से अपीयर हुई, है ना। और जो हमारे पास जब बाद में जो फर्स्ट F1 जनरेशन से जो भी आए, उन F1 जनरेशन वालों को जब क्रॉस कराया तो चारों मतलब 3 टॉल प्लांट आए, एक डॉफ प्लांट आया, जिसमें से कि ये जेनोटाइप्स लिखे हुए हैं।
जिसमें से कि अलग अलग जेनोटाइप्स हमको मिले, है ना। तो जेनोटाइप क्या, जैसे कैपिटल टी का एक जेनोटाइप मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी के दो जेनोटाइप मिले, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, और मतलब जो स्मॉल टी है उसका एक जेनोटाइप हमें मिला, ठीक है। यहाँ पे लेकिन फेनोटाइप जो था, यहाँ पे 3 टॉल प्लांट थे और एक शॉर्ट प्लांट या डॉफ प्लांट वहां पे था, ये आप पढ़ सकते हैं, यही लिखा हुआ है वहां पे। By getting the both parental and F1 tall plants are reproduced by the self pollination, खुद से tall plant आगे सारे, the progeny of the parent are cause of the tall plant. However, the second generation F2 progeny F1 tall plants are not all tall, सारे के सारे मतलब tall नहीं थे, 1/4 मतलब 25% है ना, उसमें से शॉर्ट थे, मतलब 4 में से 1 शॉर्ट है, बाकी जो 3 है 75% है वो मतलब हमारे पास टॉल प्लांट ही है, ठीक है। आइडेंटिकल, दीज में भी आइडेंटिकल और मे नॉट भी, हो सकता है सारे के सारे प्लांट सेम हो ना भी हो, मतलब कि डिफरेंट हो, डिपेंडिंग ऑन देयर मतलब जो पेरेंटेज है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए हमारे पास यहाँ पर है ना जो कैपिटल टी है वो जो शो कर रहा है वो मतलब टॉलनेस को दिखा रहा है, और वो डोमिनेंट ट्रेट भी है, मैंने आपको ये सब बता दिया है पीछे, ठीक है। डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट ट्रेट है, ये भी कह सकते हैं। और जो स्मॉल टी है वो मतलब रिसेसिव जीन है, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। चलिए आगे जो मतलब डायहाइब्रिड हुआ था, डायहाइब्रिड किस किस के लिए कर सकते हैं बेसिकली वो जान लेते हैं हम। देखो डायहाइब्रिड हम किस किस के लिए कर सकते हैं वो समझो। सबसे पहले 2 डिफरेंट चीजें हमें देखनी है, 2 कैरेक्टरिस्टिक देखने अलग अलग, ठीक है। व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ द टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट, कह रहा है कि जो टॉल प्लांट है उसका ये मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया टॉल प्लांट, उसके बाद उसमें लिखा है राउंड सीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली राउंड सीड। राउंड सीड का मतलब क्या होता है कि जो उसके जो बीज निकलेंगे ना बिल्कुल गोल होंगे, है ना। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गए एक साथ, टॉल प्लांट राउंड सीड, मतलब ऐसे लिख सकते हैं टी कैपिटल आर एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड। शॉर्ट प्लांट मतलब स्मॉल टी लिख देते हैं, रिंकल्ड मतलब स्मॉल आर लिख देते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए हमारे पास, हाँ ये 2 हो गए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो टॉलनेस है और जो राउंड सीड है, मतलब जो ये है ये दोनों डोमिनेट है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल लिखा था, ये डोमिनेट है। और व्हाट हैपेंड मतलब ये वाले तो अपने आप ये डोमिनेट रेट होती है, रिसेसिव हो गए, मतलब रिसेसिव जीन हो गए नीचे वाले, ठीक है। What happened when these F1 progeny are used to generate by F2 by the self pollination? Mendelian experiment will find that F2 progeny are tall plants with round seed and some of were short plant with the wrinkled seed. तो पहले जनरेशन में हमको यही मिलेगा कि पहले जनरेशन में जो मतलब टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, वो राउंड सीड के साथ ही मिले, लेकिन शॉर्ट प्लांट जो है वो रिंकल्ड सीड के साथ, मतलब जो जैसा था वैसा ही ऑब्टेन हो गया कुल मिला के वहां पे, ये कहने का मतलब तात्पर्य है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, एक सेकंड बेटा, आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, लिखा है बट जो आगे चल के अगर इसी को देखा गया तो सम ऑफ देम वुड टॉल, मतलब जब F1 जनरेशन हो गया, मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि पहले पेरेंट जनरेशन था, पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन में क्या बना, F1 जनरेशन में ये चीज बन गई हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में आए, उनको क्रॉस किया आपस में, तो हुआ क्या, कुछ प्लांट टॉल थे लेकिन टॉल के साथ भी रिंकल्ड सीड पाई जा रही थी, और कहीं कहीं प्लांट शॉर्ट थे लेकिन साथ में राउंड सीड पाई जा रही थी, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है, they would be short but have a round seed. You can see as to how new combination of traits are formed in F2 offspring when the factor controlling for the seed. यहाँ पे आप जो शेप ऑफ द सीड है वो और कलर ऑफ द सीड है इसके लिए भी कर सकते हो। शेप ऑफ द सीड और कलर ऑफ द सीड कैसे, हम ऐसा मान लें कि राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये कैरेक्टरिस्टिक है। राउंड मतलब शेप हो गया, राउंड शेप में आ गया, और मतलब ऐसे जो ग्रीन है वो कलर में आ गया, तो शेप और कलर ये आ गया राउंड और ग्रीन, राउंड शेप में ग्रीन कलर का सीड है, ऐसे करके बात हो गई। तो यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो, रिंकल्ड येलो भी ले सकते हो, मतलब ऐसा उल्टा भी कर सकते हो इसका। तो यहाँ पे जायगोट लीडिंग फ्रॉम द F2 ऑफस्प्रिंग, आप ये देख सकते हो, द टॉल एंड द शॉर्ट ट्रेट ऑफ द राउंड रिंकल्ड सीड ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंट इनहेरिटेड। यहाँ पे ये आप करके देख सकते हो, जैसे अभी ये वाला करके देखेंगे अभी हम, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, ये वाला समझे, ये वाला ये किसको लेके बेटा, शेप एंड कलर ऑफ द सीड को लेके है, ये वाला समझते हैं, ठीक है। आओ मैं इसको अलग से भी लिख के दिखा दूंगा आपको, लेकिन आप पहले यहाँ समझ लो, ठीक है। एक सेकेंड, चलो
ये हमारे पास पेरेंट जनरेशन है, ठीक है, बात समझना, पेरेंट जनरेशन है। पेरेंट जनरेशन में राउंड ग्रीन है ना, राउंड ग्रीन का क्या मतलब है, राउंड ग्रीन मतलब राउंड जो है वो कैपिटल आर से दिखा दिया गया है, ठीक है, और ग्रीन कलर है तो उसको हमने स्मॉल वाई से दिखा दिया है। मतलब जो कैपिटल आर है ये डोमिनेट है, ठीक है, और डोमिनेट ट्रेट है, और जो वाई है वो रिसेसिव है, ठीक है, ये रिसेसिव है। तो जब इसको क्रॉस करोगे, जब इसको हमने क्रॉस किया मतलब इसको ऐसे लिख दिया आर वाई, मतलब दो बार लिखा था ना, एक बार लिख दिया आर वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। जब इसको क्रॉस किया तो क्रॉस करने पे हमारे पास क्या आया, ये आर और ये आर मिलेगा तो आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो अब जीतेगा कौन, कैपिटल आर स्मॉल आर में से जीतेगा कौन, ये राउंड, ठीक है, कैपिटल वाला जीतेगा ना, तो राउंड। और ये मतलब कैपिटल वाई किसका था, येलो का था, तो राउंड येलो सीड हमको ऑब्टेन हो रहा है, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे। तो पहले जनरेशन में हमें सारे राउंड येलो सीड ही ऑब्टेन होंगे। पहले जनरेशन में हमें क्या मिलेगा बेटा, सारा का सारा राउंड येलो सीड ही मिलेगा। राउंड येलो सीड के मतलब के अलावा हमें वहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया, बहुत बढ़िया। इसके आगे बढ़े, चलो। फिर जब राउंड येलो मिला तो दो राउंड येलो हमने लिए, देखो ये राउंड येलो मतलब ये आर आर, ऐसा वाला राउंड येलो आर आर, मतलब इसके अंदर डोमिनेट जीन तो है कैपिटल आर वाला, कैपिटल आर का राउंड का वो तो है, लेकिन स्मॉल आर वाला रिंकल्ड भी कहीं ना कहीं छुपा बैठा है। इसके बाद कैपिटल वाई मतलब येलो, मतलब समझ रहे हो, येलो कलर, जो डोमिनेट येलो कलर है वो तो है, लेकिन साथ में रिसेसिव रिंकल्ड मतलब जो ग्रीन कलर है, स्मॉल वाई किसको दिखाता है, ग्रीन कलर को, वो भी है कहीं ना कहीं छुपा बैठा है। तो दोनों चीजें हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इसको अब हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराते हैं। बेटा देख, ये पेरेंट है, पेरेंट से F1 में तो आ गए, अब F1 से F2 में जाएंगे, तो ये F1 है, F1 को क्रॉस करा रहे हैं। F1 को क्या करा रहे हैं बेटा, क्रॉस करा रहे हैं, ठीक, क्लियर हो गया। अब सुनो कैसे क्रॉस करा रहे हैं वो समझा दे रहा हूँ, बहुत आराम से समझना, बहुत प्यारी चीज है, ठीक है, बहुत आराम से समझना, बहुत प्यारी चीज है। एक सेकंड थोड़ा सा कलर कम कर ले, चलो कैसे समझोगे, यहाँ समझो। देखो हमारे पास चार तरह की चीजें आ रही, ठीक है, यहाँ समझो। आर वाई मतलब राउंड येलो, ठीक है, फिर इसके बाद आ गया आर वाई राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक। फिर यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिख दी हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, जो स्मॉल वाई ग्रीन है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक, कॉम्बिनेशन जब आता है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, सुनना, मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें चलो समझाता हूँ। देखो बेटा, ये कैपिटल आर मतलब क्या हो गया, राउंड, ये मतलब हो गया येलो, राउंड येलो, फिर आ गया राउंड, फिर इसके बगल में आ जाएगा ग्रीन, फिर आ जाएगा आपके पास रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, राउंड येलो, राउंड, ये आपके पास ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक। दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को, आर कैपिटल वाई, तो ये आ गया राउंड, ये आ गया येलो, ठीक है, आर तो आ गया राउंड, और कैपिटल वाई है यहाँ स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में कौन जीतेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में भाई कैपिटल वाला जीतेगा ना, कैपिटल वाला क्या है, येलो है, तो आपके पास राउंड येलो आ जाएगा यहाँ पे। कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये आपके पास आ जाएगा राउंड, ठीक है, और कैपिटल वाई क्या आ जाएगा, येलो, तो आपके पास राउंड येलो तो पहले मिल गया, ठीक है। और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कहने का मतलब क्या है, कैपिटल आर मतलब क्या हो गया, राउंड, ठीक है, कैपिटल आर मतलब क्या हो गया बेटा, राउंड, और येलो विद कैपिटल स्मॉल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैपिटल वाला है ना, मतलब डोमिनेट ट्रेट यहाँ ना, तो यहाँ आ जाएगा येलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, येलो आ जाएगा। तो आपके पास पहले वाले में देखो सारे राउंड येलो दिख रहे हैं। अच्छा दूसरा वाला देखते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये देखना बेटा है ना, कैपिटल, ये आ गया राउंड, ठीक है, और ये आ गया येलो, राउंड येलो, ठीक है, कैपिटल आर तो आ गया राउंड, ठीक है, स्मॉल वाई क्या होता है बेटा, ग्रीन हो गया, अरे क्योंकि दोनों जीन एक जैसा ना, ग्रीन वाले, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर
मतलब ये तो आपके पास मतलब कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। कैपिटल आर स्मॉल आर में से कौन जीतेगा? कैपिटल आर जीतेगा। कैपिटल आर क्या है? राउंड है, ठीक है। कैपिटल आर क्या है बेटा? राउंड है। और साथ में ये वाई और ये बड़ा वाला वाई, मतलब ये छोटा वाला बड़ा वाला वाई, साथ में बड़े छोटे में कौन जीता है? बड़ा वाला जीता है। मतलब क्या आ गया? येलो आ गया, ठीक है। क्या आ गया बेटा? येलो आ गया, ठीक है। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर में तो कौन जीतेगा? राउंड। तो ये आ गया बेटा राउंड। और ये वाई वाई मतलब क्या आ जाएगा? येलो आ जाएगा, ओ सॉरी ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल वाई वाले में ग्रीन आता है, ठीक है। थोड़ा सा जबान जो होती है वो हल्की सी कभी कभी फिसल जाती है, ठीक है। चलो यहाँ पे है ना थोड़ा सा कलर ले लें, थोड़ा सा कलर ले लें, एक सेकंड अपना है ना, थोड़ा थिकनेस भी बढ़ा लेंगे। एक सेकंड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। क्या है नाटक? हाँ चलो यहाँ से ये, अब इसका खुद ही बना लोगे मेरे ख्याल में। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया? राउंड, ठीक है। कैपिटल वाई तो ये लो, ठीक है। सुनो इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो कैपिटल आर ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आ गया राउंड, ये आ गया येलो, ठीक है। सुनो स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये आ गया रिंकल्ड और ये आ गया येलो, रिंकल्ड येलो, ये बन गया। इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये आ गया रिंकल्ड और ये आ गया येलो, रिंकल्ड येलो आ गया, ठीक है। चलो आखिरी वाला देखते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये आ गया राउंड येलो, ठीक है। ये क्या आ गया? राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये आ गया राउंड, और स्मॉल वाई तो क्या आ गया बेटा? ग्रीन आ गया, ठीक है। चलो मैंने आपको ये पूरा बना के बता दिया। स्मॉल आर कितना आ रहा बेटा? स्मॉल आर मतलब दोनों क्या आ जाएगा? रिंकल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे वाई और ये कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई में स्मॉल वाई में कौन जीता? कैपिटल वाला क्या होता है? येलो होता है, ठीक है। चलो उसके बाद आर मतलब दोनों छोटे हो गए, तो मतलब ये आ गया रिंकल्ड, ठीक है। ये आ गया रिंकल्ड और साथ में क्या गया? वाई और वाई क्या आ जाएगा? वाई और वाई, दोनों छोटा वाला वाई है ना, दोनों जब छोटा वाला वाई है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? अपने पास ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, आपके पास 4 तरीके की चीजें आ रही हैं। आपके पास कितनी तरीके की चीजें आ रही है बेटा? 4 तरीके की। राउंड येलो, ठीक है, फिर आ रहा है राउंड ग्रीन, फिर आ रहा है रिंकल्ड येलो, फिर आ रहा है रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये 4 तरीके की चीजें आ रही हैं। अब चलो राउंड येलो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो राउंड येलो कितना आ गए? 9। अब राउंड ग्रीन ढूंढो यहाँ पे। राउंड ग्रीन कितना आ रहा है? तो राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन 3 आ गए। रिंकल्ड येलो ढूंढो भाई, रिंकल्ड येलो कितने आ रहे हैं? रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड येलो 3 आ गए। और रिंकल्ड ग्रीन कितना आ रहा है? 1। तो इसका सुनो मेरी बात समझ जाना बेटा। मेरे पास जो जेनोटाइप्स हैं, तो जेनोटाइप्स में मेरे पास क्या आ रहा है? जेनोटाइप्स में मेरे पास ये सारी चीजें आ रही हैं जो ऊपर लिखी हैं। जेनोटाइप्स में मेरे पास कितनी चीजें आ रही है बेटा? ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। ये वाले आर वाई वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सारे जेनोटाइप्स हैं। ये जो पूरे लिखे हैं ना सारे, ये सारे के सारे क्या है बेटा? जेनोटाइप्स हैं। लेकिन मेरे पास फेनोटाइप्स जो अपीयर हो रहा है वो क्या है? ये जो नीचे वाली 4 चीजें हैं ना, ये अपीयर हो रही हैं। ये मेरे पास फेनोटाइप है। ये जो मेरे पास नीचे लिखा है बेटा, ये क्या है? ये फेनोटाइप है। ये मेरे पास क्या है बेटा? फेनोटाइप है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे ये आपके पास 9:3:3:1 कुल मिला के 16 अपने पास बॉक्सेस हैं। देखो ये 16 बॉक्सेस हैं। इनने बहुत सारे सीट, लगभग 5-6 सीट्स लगाए थे, जिसमें से कि 315 राउंड येलो निकले, फिर 108 ग्रीन निकले, 101 रिंकल्ड येलो निकले, और फिर 32 जो थे वो सिर्फ रिंकल्ड ग्रीन निकले हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए
हमारे पास आगे दिया हुआ है हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, इन सारे ट्रेड्स को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है वो और समझ लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर में कुछ है भी नहीं वैसे, है ना, मतलब है तो चीजें लेकिन उसके हिसाब से नहीं है कि बहुत बड़ा चैप्टर हो कि आपको कम से कम 2-2.5 घंटे का वीडियो बना के दे दें, ठीक है, 1-1.5 घंटे में वीडियो आपका हो जाएगा। चलिए, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, स्कूल में भी बहुत कम दिन लगते हैं, ठीक है, 1 शॉट है तो फिर तो आधे 1 घंटे में निपट जाएगा, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंस रखा था है चैप्टर, क्योंकि बोर्ड्स में आने वाला है। पढ़ना तो सब कुछ जरूरी है क्योंकि पूरे मार्क्स हमें लाने हैं, एनसीईआरटी समझनी है, ठीक। चलिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे समझ लेते हैं। जो सेल्यूलर डीएनए होता है, जो हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए काम में आती है। वो प्रोटीन क्या करता है, वो प्रोटीन सेल को बताता है कि आपको किस तरीके का काम करना है, उस जीन को क्या काम करना है, ठीक। चलिए, द प्लांट, जो भी प्लांट होते हैं, हैव हार्मोन दैट कैन ट्रिगर द ग्रोथ। प्लांट के अंदर हार्मोन होते हैं, जैसे कि प्लांट की हाइट को नापना, कितना अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन होगा तो कितने अमाउंट ऑफ फ्रूट निकलेंगे, कैसे जो सीड होगा वो मतलब ग्रोथ करेगा, कैसे उसके जो मतलब लीफ होता है वो गिर जाएंगे नीचे सूख के, ये सब डिपेंड करता है किस पे बेटा, उसके हार्मोन पे डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। अब जो प्लांट हार्मोन है वो बनाएगा कौन, जो प्लांट का सेल है वो बनाएगा। प्लांट के सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए, तो जो डीएनए है वो काम करता है हार्मोन बनाने का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है आगे पढ़ते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस, अगर कम है तो प्लांट छोटा रह जाएगा, और जो जीन है वो इस चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए, आगे दिया हुआ है, इफ interpretation of Mendelian experiment we have been discussing are correct, then both the parent must be contributing equal DNA, ठीक है। अब जो दोनों पेरेंट है वो इक्वल डीएनए दे रहे हैं, मतलब मान लो ऐसा समझ है ना, एक प्लांट कैपिटल है तो कैपिटल टी उसने दिया, कोई छोटा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी उसने दे दिया, तो दोनों में से एक ट्रेट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी में से डोमिनेट क्या है, डोमिनेट वाला एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उस जो भी ऑफस्प्रिंग है उसके द्वारा, तो अपीयर हो जाएगा कैपिटल टी, ये देखिए वो टॉल प्लांट अपीयर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ सेम जीन, अपने जीन का कॉपी दे रहे हैं। दिस मींस दैट ईच पी प्लांट विल मस्ट हैव ऑल द जीन वन हेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। एक पेरेंट है तो फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, जो मान लो एक बड़ा प्लांट है उसने ये वाला जीन दिया है, जो छोटा प्लांट है उसने अपना दे दिया। मतलब कैसे सुनो, इसमें से एक आएगा कैपिटल टी, इसमें से एक आएगा स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी में से मतलब देखो जो जीन है दोनों प्लांटों ने मिलके अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। चल भाई मेरे तरफ से कैपिटल टी ले ले, इसने बोला मेरे पास स्मॉल टी तू ले ले। अब इसमें से जो डोमिनेट होगा वो उसकी बॉडी में अपीयर हो जाएगा, मतलब उसकी बॉडी में दोनों है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, मतलब वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन डोमिनेटिंग क्या है, डोमिनेटिंग कैपिटल टी, मतलब वो टॉल हो जाएगा, बात खत्म। फॉर दिस मैकेनिज्म वर्क ऑफ ईच सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट, उसके पास सिर्फ एक ही जीन का सेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, मतलब जो कैपिटल आर है, एंड Y would be linked each other, cannot independently inherit, ठीक है। चलिए वो उसने सेकेंड वाले की भी बात कर दी है जहां पे दो कैरेक्टरिस्टिक थे। Each gene set is present not a single long thread of DNA, एक सेट ऑफ जीन होता है, मतलब जैसे अभी हमने वो रिंकल्ड ग्रीन वाला भी देखा, जैसे राउंड है तो कैपिटल आर था, ठीक है, और जिसके साथ में एक और कैपिटल आर आ जाएगा। फिर मान लो वो येलो सीड है तो वाई और वाई, तो यहाँ पे सेट रहेगा हमेशा, कभी भी सिंगल प्रेजेंट नहीं होगा, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंटली पीस ईच कॉल्ड क्रोमोसोम, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, क्रोमोसोम कहते हैं। ईच will have two copies of each chromosome, सबके पास दो कॉपीज होती है, वन फ्रॉम द मेल, एक जो मेल की तरफ से मिलता है, एक जो फीमेल पेरेंट की तरफ से मिलता है। एवरी जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स होते हैं उनके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, मैंने आपको पहले बताया वो हैप्लॉइड्स होते हैं। फ्रॉम ईच पेयर दे मे बी आइदर मैटरनल और पेरेंटल ओरिजिन, वो दोनों में से किसी एक ओरिजिन का हो सकता है। व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन, जब दो जर्म सेल्स कंबाइन होते हैं, दे विल रीस्टोर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके पास 23 पेयर्स ही होते हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है सब, है ना, तो अब फिर से करने की जरूरत नहीं है कि जो हमारे पास 23 ही होते हैं, सिर्फ 23 का पेयर नहीं होता है, जब मिलता है फ्यूज होता है तो 23 कंप्लीट हो जाता है, 23 का पेयर कंप्लीट हो जाता है, 46 हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए, द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है। आपके पास लास्ट टॉपिक दिया हुआ है सेक्स डिटरमिनेशन। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आखिर में बता दूंगा कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। देखो हमारे पास जो, एक मिनट ना, मैं चलो थोड़ा सा बता ही दूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला है, ठीक है। चलिए, सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, ठीक है, एक मिनट। सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, जेंडर को कैसे पता करते हैं। देखिए हमारे पास एक ह्यूमन जो बॉडी है, वो मतलब जो बच्चा पैदा होता है वो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनता है। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से मिलके बनता है। स्पर्म ओवम आपस में फ्यूज होता है। तो इसके पास सिर्फ 23 होते हैं, इसके पास भी सिर्फ 23 होते हैं। 23 मिलके 23 का पेयर बनाते हैं, जिसके कारण 46 टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम हो जाते हैं 46 टोटल क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो जो 46 टोटल क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट हैं, वो किसी भी चाइल्ड का जो ऑफस्प्रिंग है उसका कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते हैं। ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा अभी तक, ठीक है। चलिए, अब जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम मेल का है, एक क्रोमोसोम फीमेल का, एक क्रोमोसोम मेल, एक क्रोमोसोम फीमेल, एक क्रोमोसोम मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो कितने हो गए बेटा क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे 7, क्रोमोसोम नंबर 7 C7, क्रोमोसोम नंबर 8, क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 10, क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 12, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ये जो सारे क्रोमोसोम है किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक को शो ऑन, ऐसे सारे क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मान लो C22 तक हमारे पास क्रोमोसोम है। तो जो हमारा लास्ट क्रोमोसोम होता है ना, जो हमारा लास्ट क्रोमोसोम होता है C23, मतलब एक मेल का क्रोमोसोम, एक फीमेल का क्रोमोसोम, ये दोनों मिलके किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स या जेंडर डिटरमाइन करते हैं कि वो मतलब आगे आने वाला जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अब होता क्या है, सुनो, जो हमारे पास जो सेक्स सेल्स होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है, जो फीमेल होती है, फीमेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं बेटा, XX क्रोमोसोम होते हैं। और मेल के अंदर कौन सा होता है, मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है। समझ में आ गया। स्पर्म ओवम में 23 होते हैं, 23 का पेयर हमको बनाना होता है, जो नया सेल बनेगा उसमें टोटल 46 हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर, ये सारा पेयर बन रहा है ना बेटा, ये सारा पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऐसे ही 22 हो गए, 22 डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जांपल, आंखों के कलर का हो गया, हेयर का हो गया, स्किन टोन का हो गया, बाल के टेक्सचर का हो गया, है ना। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नील जो है वो हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, उसका हो गया, है ना, बहुत सारी चीजों का हो गया, ठीक है। आखिरी में जो 23rd वाला होता है, एक मेल का क्रोमोसोम होता है और एक क्रोमोसोम फीमेल का होता है। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या होते हैं बेटा, फ्यूज होते हैं और मतलब डीएनए बनाते हैं। जब डीएनए बनता है तो उसमें ये दो आपस में आते हैं, तो ये सब चीजें क्रॉस होंगी, मेल के 2 हो गए, फीमेल के 2 हो गए। फीमेल का एक क्रोमोसोम X, सॉरी एक सेकेंड, फीमेल का क्रोमोसोम X, फीमेल का एक यहां से X आया, मेल में से भी एक X आ गया, फीमेल में से एक X आ गया, मेल में से एक Y आ गया। फीमेल में से एक X आएगा, मेल में से एक X आएगा, एक X फीमेल में से आ गया, एक Y मेल में से आ गया, X और Y, ठीक है। जहां भी XX प्रेजेंट है, ये वाला जो दिखाएगा ये गर्ल चाइल्ड को दिखाएगा, ठीक है। ये वाला आएगा बेटा, किसको दिखाएगा, गर्ल चाइल्ड को दिखाएगा। लेकिन जो XY वाला है ये मेल को दिखाता है। तो कुल मिला के आपके पास जो टोटल आउटकम आता है उसमें से कितने आते हैं बेटा, 4 आते हैं। 4 में से जो रेशियो बनता है ये आपका जेनोटाइप, ये क्या है बेटा आपका जेनोटाइप, ये आपका जेनोटाइप आ गया। फेनोटाइप क्या आ रहा है, ये नीचे वाला फेनोटाइप है, मेल है फीमेल है, आपका फेनोटाइप है। तो 50-50% चांसेस होते हैं कि मेल हो जाए, 50% चांस होता है कि फीमेल हो जाए, ठीक है। लड़का होगा या लड़की, कुल मिला के ये बात है। तो 50-50% चांसेस होता है। देखो हमारे पास जो वाई क्रोमोसोम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो बर्थ ऑफ द चाइल्ड है उसके लिए। तो हमारे पास आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्रोमोसोम है, मतलब
क्या कहते हैं उस चीज़ को, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि कौन सा क्रोमोसोम है जो मतलब जिस पे डिपेंड करता है किसी भी जो ऑफस्प्रिंग है उसका जेंडर या उसका सेक्स, तो वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो मेल क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, मेल क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो किसी भी नए ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग का जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो डिपेंड करता है मेल क्रोमोसोम पे, क्योंकि वाई देखो ना, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह ये वाई है ना, ये वाई डिसाइड करता है, ये वाई पूरा गेम चेंज कर रहा है। ठीक है, जो वाई क्रोमोसोम होता है, जो वाई का मतलब सेक्स क्रोमोसोम होता है मेल का, वो जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, वैसे जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसलिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए दिया हुआ है यहाँ पे द आइडिया दैट टू सेक्सेस पार्टिसिपेटिंग इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट हैव टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर नंबर ऑफ रीजन। बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। अब एग्जांपल देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, लिखा हुआ फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, द टेम्परेचर at which egg fertilizer are kept determine whether the animal developing in the egg will be male or female। मतलब जो टेम्परेचर है जो फर्टिलाइज कर रहा है को आर केप्ट डिटरमाइन, उसको डिटरमाइन किया जाता है वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग विल बी मेल और फीमेल, मतलब मेल है या फीमेल है, वो एग का टेम्परेचर आपको बता देगा। यहाँ पे दिया हुआ है स्नेल जो है इंडिविजुअली कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट जो हमारे पास स्नेल है वो जो सेक्स है उसको चेंज कर लेती है। सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स। स्नेल्स के अंदर जो जेंडर है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता, उनका जो जेंडर है वो चेंज हो जाता है, वो लोग अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। लेकिन इंसानों के अंदर जो सेक्स है वो डिटरमाइन किया जा सकता है, पहले से हमारे यहाँ डिसाइडेड होता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, the gene inherited from our parent decided whether we will be a boy or a girl। ये तो obvious है, समझ गए होंगे। But so far we have assumed that the similar gene sets are inherited from both parents। दोनों पेरेंट्स से ये इनहेरिट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चल के देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। ठीक है, ये मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। Most human chromosomes have maternal and parental copies। We have 22 such pairs, है ना, दो सच ऐसे 22 such pairs होते हैं। But one pair, जो एक पेयर जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, odd in not always being perfect pair। वो एक परफेक्ट पेयर नहीं होता है। जैसे कि अगर वुमन है तो वुमन में जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, एक्स और एक्स। ठीक है, बट इन मेन जो आदमी होते हैं उनके अंदर ये मिसमैच्ड होता है, इन विच वन इज नॉर्मल साइज एक्स, एक मतलब एक प्रॉपर साइज एक्स होता है, एक्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, वेयर एज जो दूसरा वाला होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, वाई का साइज जो रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। ये मतलब मेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो मिसमैच्ड होता है, फीमेल्स के अंदर वो परफेक्टली मैच होता है। सो वुमेन्स आर एक्स एक्स एंड मेन आर एक्स वाई। जो वुमन होती है वो एक्स एक्स होता है, जो मेल होता है वो एक्स वाई होता है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से, हाफ ऑफ द चाइल्ड विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। 50% चांस है, 4 में से 2 केस में बॉय बन रहे थे, 2 केस में गर्ल्स बन रहे थे। ऑल चिल्ड्रंस विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल। ठीक है, क्लियर हो गया। द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। उनको अपने फादर से क्या मिल रहा है, फादर से कौन सा क्रोमोसोम मिल रहा है, उस चीज पे डिपेंड करता है वो, मतलब जो आने वाला चाइल्ड है वो मेल होगा या मतलब गर्ल होगी या बॉय होगा। ठीक है, अ चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर इट विल बी अ गर्ल। लेकिन अगर उसको वाई क्रोमोसोम मिल गया तो वो बॉय बन जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद एंडिंग तक देखने के लिए। जितना मेरे से बन सकता था इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बिल्कुल अलग से बेसिक से बताया है। वीडियो एंडिंग तक देखिए, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए कि हाँ देखो ये चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इस पे बेसिक भी क्लियर किए जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, एंड तक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के, ये ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।